किताब है डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने पार्ट वन। इसकी लॉन्चिंग फरवरी में हुई। दिल्ली में हमने एक प्रोग्राम किया था, फ्रेंड्स मीट। हर साल करते हैं हम लोग, चैट विद सुरेंद्र वत्स का वो एनिवर्सरी प्रोग्राम रहता है। और इस बार हमारा फिफ्थ फ्रेंड्स मीट था। अगले साल फिर हम करेंगे फरवरी में। फरवरी 2025 में मैं आपको आमंत्रित भी कर रहा हूँ कि आप उस प्रोग्राम में बिल्कुल आइए। और मैं डेट भी बता देता हूँ आपको पहले से ही, ताकि और किसी माध्यम से अगर आपको सूचना न मिले तो आप फिर भी आ जाएं। तो 2025 में फरवरी में करते हैं हम लोग। तो इस बार की जो हमने डेट रखी है वो रखी है 16 फरवरी। 16 फरवरी 2025 को हम अगली फ्रेंड्स मीट रखेंगे, और उसमें डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने उसका पार्ट टू या पार्ट थ्री, कोई ना कोई एक पार्ट उस समय तक जरूर आ जाएगा। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो बुक है, इस बुक को क्यों लिखा? इस बुक के पीछे लिखने की एक वजह ये थी कि आरसीएम में मैं पिछले 23 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और 2011-12 का जो टफ टाइम था, सुदेश मैडम ने भी उसके बारे में बातचीत किया। तो उस टाइम पे जब सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल में हम लोग आए, तो एक चीज़ तय हो गई कि कंपनी को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने से पहले हमें इंडस्ट्री को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। एक शेर है कि घर सजाने का तसव्वुर तो बात का है, पहले ये तय हो कि घर को बचाया कैसे जाए। अगर घर बचेगा तो फिर उसको सजाया भी जा सकता है, अगर इंडस्ट्री बचेगी तो फिर कंपनी को बड़ा किया जा सकता है। तो इस सोच के साथ में मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बहुत नज़दीक से जुड़ा। और हमारा जो लास्ट एपिसोड है चैट विद सुरेंद्र वत्स का, अगर आपको देखेंगे, 272 एपिसोड है शायद वो, जिसका टाइटल है मैं इंडिया में मनी सर्कुलेशन कंपनी नहीं चलने दूंगा। और उसमें गेस्ट थे ईपी रेड्डी, जो प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के। तो उनके साथ हमने बड़े क्लोजली काम किया। और उसमें एक फोटोग्राफ आपको दिखाई देगा। वो फोटोग्राफ 2012 का आंदोलन का है, रामलीला मैदान का। तो उसमें रेड्डी सर भी हैं, मैं भी हूँ, और भी आरसीएम के कुछ लीडर्स उसमें हैं, लेकिन शायद आपको पहचान में नहीं आएंगे क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है। लेकिन आप हाँ प्रयास कर सकते हैं, उसमें 7-8 आरसीएम के लीडर्स को आप पहचान सकते हैं, मैनेजमेंट चेहरे। उस एपिसोड को जब आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में वो एक एक फोटो आता है शुरुआत में, राइट। सो उस समय मैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से जुड़ा, और हमने कई सारे काम किए उस समय। हमने एक काम ये किया, सरकार के सामने हमने डिमांड रखी कि डायरेक्ट सेलिंग को लेके गाइडलाइंस आनी चाहिए। और लगातार प्रयासों का परिणाम ये रहा कि 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग को गाइडलाइन दिया, और 2021 में डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए। बहुत सारे प्रोग्राम हमने किए डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के बैनर तले। और उस समय मैंने ये महसूस किया कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन वो एक साथ आती नहीं, इकट्ठी नहीं होती हैं सब लोग। ये यूनिटी महसूस नहीं होती थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। तो सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए हमने 1 जनवरी 2019 को चैट विद सुरेंद्र वत्स यूट्यूब चैनल की हमने शुरुआत की। और उसका 2-3 मकसद थे उसके, जिसमें से एक मकसद ये था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इकट्ठा करना और अनुभवी लोगों से, एक्सपीरियंस लोगों से, दूसरी दूसरी कंपनियों में काम करते हैं उनसे सीखना, उनसे प्रेरित होना। तो काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब भी हुए, और लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जब चैनल हमने स्टार्ट किया तो उस समय बहुत सारी दूसरी कंपनियों के भी फ़ोन आने लग गए, और बहुत सारे लोगों को समस्याएं थी। किसी का बिजनेस नहीं बढ़ रहा था, किसी की अपलाइन छोड़ के चली गई, कोई कहता था कि मेरी लिस्ट ख़त्म हो गई, मैं क्या करूं। किसी को ये लगता था कि यार मैंने बहुत सारा नेटवर्क तो बना दिया, लेकिन मेरी टीम में डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, लोग नहीं जुड़ रहे हैं, स्टार्टअप नहीं हो रहा है, क्या किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते थे। तो शुरुआत में तो हर प्रश्न का जवाब मैं खुद देता था, क्योंकि एक जो नंबर था वो मेरे पास में ही रहता था, तो हर कॉल में अटेंड करता था। लेकिन जब बहुत सारे फ़ोन आने लग गए तो ये संभव नहीं हुआ। तो हमने एक स्टाफ रखा, और वो स्टाफ जो था वो फ़ोन को रिसीव करता, लेकिन उसके पास भी इसी प्रकार के प्रश्न आते थे बार बार।
इच्छा थी कि लोगों की हेल्प की जाए, सहायता की जाए, लेकिन इतना समय नहीं था कि हर किसी से फ़ोन पे बात करके उसका समाधान निकाला जाए। तो बार-बार सोचने के बाद में ख़्याल ये आया कि जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ और जो लोगों के कॉमन प्रश्न हैं, उनको एक किताब के रूप में समाहित करना चाहिए। तो इस उद्देश्य के साथ में कहीं न कहीं एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुआ और वो थॉट प्रोसेस इस बुक के रूप में आपके सामने है। तो इस बुक को लिखने का मुख्य मकसद यही था कि बहुत सारे लोगों की सहायता करना, जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, जिनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, उनकी सहायता करने के उद्देश्य से इस पुस्तक को लिखा गया। इसका कंटेंट क्या है, इसमें सामग्री क्या है, किस विषय पे इसमें बातचीत की गई है, वो भी मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। इसमें बातचीत किया गया है भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है, इसके बारे में इसमें बहुत डिटेल में हमने बातचीत किया है। इस किताब में अगर आप देखेंगे, इसकी इस बुक की इसका जो बैक पृष्ठ है, बैक पृष्ठ पे एक लिखा गया है, वही मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में कहीं पर भी अनुक्रमिक शिक्षा, सिक्वेंशनल एजुकेशन उपलब्ध नहीं है। इसी अभाव की पूर्ति के लिए इस पुस्तक को लिखा है। यह पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के व्यापार को अपनी अगली पीढ़ी तक लेके जाना चाहते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में हमारे पास कोई सिक्वेंशनल एजुकेशन नहीं है। सिक्वेंशनल एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा एकेडमिक एजुकेशन रहती है, बच्चों को स्कूल में पहले नर्सरी में क्या पढ़ाया जाता है, तो पहले तो उनको थोड़ा सा कुछ खेल खेल में कुछ सिखाया जाता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिससे बच्चे वहाँ पे आना स्टार्ट करें। उनको मैडम टॉफ़ी देते हैं, चॉकलेट देते हैं, तो उनको थोड़ा अच्छा लगे वहाँ पे आने में। तो उस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके बाद में फिर जो आगे बढ़ते हैं, तो फिर जो भाषा सिखाई जाती है, अंग्रेज़ी है तो ABCD सिखाई जाती है, हिंदी है तो ए आस भी साथ में सिखा दिए जाते हैं। तो फिर आगे जैसे जैसे उसका सत्र बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे थोड़े और सब्जेक्ट उसमें ऐड ऑन हम लोग करते चले जाते हैं। तो उसी प्रकार की एजुकेशन डायरेक्ट सेलिंग में चूंकि नहीं थी कहीं भी, तो उसी को ध्यान में रख के सब्जेक्ट रखे गए हैं। तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट, वो विषय रखा गया है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों आए, वो तब आएगा जब उसे इसमें विजन दिखाई देगा, भविष्य दिखेगा, जब उसको लगेगा कि हाँ, ये आने वाले समय की इंडस्ट्री है और ये तेजी के साथ में आगे बढ़ सकती है। तो पहला विषय हमने रखा है भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है। आंकड़ों के साथ में बात किया है। WFDS से, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के आंकड़े दिए हैं, कुछ लॉजिक्स बताए हैं, और उन लॉजिक्स के आधार पे ये भी बताया है कि लगभग 2050 तक हिंदुस्तान विश्व डायरेक्ट सेलिंग में पहले स्थान पे पहुंच जाएगा, ऐसी अपार संभावनाएं हैं। आज हमारा टर्नओवर लगभग 3000 मिलियन डॉलर का है। ये 2050 में 1 लाख मिलियन डॉलर के आसपास हो जाएगा, इस प्रकार के आंकड़े बता रहे हैं। तो बहुत विस्तार से हमने इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बातचीत किया है। अब अगर एक व्यक्ति का विजन क्लियर है, उसको लगता है कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो फिर दूसरा प्रश्न उसके सामने आता है कि मैं सही कंपनी कैसे चुनूं। अगर वो अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आया है, तो वो सही कंपनी कैसे चुने, और वो अगर डायरेक्ट सेलिंग में है तो उसने ये चेक करना जरूरी है कि वो जिस कंपनी में है वो कंपनी सही है या नहीं है। क्योंकि समस्या ये है कि हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे आज भी, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आने के बावजूद भी, बहुत सारी कंपनियां गलत तरीके से काम करती हैं, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं, बहुत महंगे प्रोडक्ट देती हैं, उनकी इंटेंशन ठीक नहीं रहती है। तो उन सारी चीज़ों को कैसे चेक किया जाए, तो बहुत विस्तार से ये एक पूरा अध्याय है, एक चैप्टर है कि सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। और इसमें हमने एक 50 नंबर का एक एग्ज़ाम तैयार किया है कि आपने अपनी कंपनी को आंकना है और 100 नंबर में से नंबर देने हैं। 4 पार्ट इसमें हमने डिसाइड दिए हैं। 4 में सबसे पहला पार्ट है कि कंपनी की प्रोफाइल आपने देख ली, तो प्रोफाइल को बारीकी से कैसे देखें। दूसरा है कि आपने कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, उनको देखना है। उत्पाद की बहुत हम डीप में गए हैं कि उत्पाद में क्या क्या होना चाहिए। फिर तीसरा हमने देखा है कि कंपनी का कंपनसेशन प्लान किस प्रकार का है, क्या वो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स को फॉलो करता है,
क्या वो इजी है, क्या वो डुप्लीकेबल है, क्या उसमें इस प्रकार की अक्षमता है कि एक नया व्यक्ति अगर चाहे तो सबको पीछे छोड़ के एक टॉप अचीवर बन सकता है। तो क्या उस प्रकार का मार्केटिंग प्लान है। और चौथा, एजुकेशन सिस्टम, जिस कंपनी से आप जुड़ रहे हैं उसका एजुकेशन सिस्टम क्या है। अगर उसका एजुकेशन सिस्टम सही है तो फिर आप उसमें सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो 100 नंबर का पेपर है और हर व्यक्ति अब अपनी कंपनी को ईमानदारी से चेक करे आके, और अगर वो सही कंपनी में नहीं है तो वो फिर चेक करे कि मुझे सही कंपनी में जुड़ना है, क्योंकि अगर उसने लॉन्ग टर्म विजन के साथ में काम करना है तो, और अगर वो सही कंपनी में है तो फिर वो पूरी एनर्जी के साथ में काम कर सकता है। अब वो सही कंपनी में अगर है, जुड़ा हुआ है, अब उसको क्या करना है, अब उसने नेटवर्क बनाना है, और नेटवर्क बनाने के लिए उसको बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा। तो बेसिक्स की इम्पोर्टेंस बहुत रहती है। अभी सुरेश मैडम भी एक बात आपसे कह रहे थे कि बुनियाद अगर मजबूत है, घर की नींव अगर मजबूत है तो उस पे आप मंजिल पे मंजिल बना सकते हैं। और अगर बुनियाद कमजोर है, बेस आपका कम है, स्ट्रक्चर आपका बहुत वीक है, तो फिर आप उस पर बड़ी इमारत नहीं खड़ी कर सकते। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें अपना बेस मजबूत करना है, खुद का और अपनी टीम का। तो उसके लिए बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बेसिक्स की इंपॉर्टेंस पे थोड़ा बात करते हुए फिर हमने पहले बेसिक्स के बारे में हमने बातचीत किया है। पहला बेसिक है यूज द प्रोडक्ट सेव द प्रोडक्ट्स। आपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है और 100% इस्तेमाल करना है, और लोगों को इसके बारे में आपने बताना है। तो इसके बारे में डिटेल में बातचीत किया है कि प्रोडक्ट इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है और आपने कैसे करना है। प्रोडक्ट डिस्प्ले वॉल आप घर पे क्यों आपको खोलना चाहिए, तो इसके बारे में विस्तार से थोड़ा बातचीत किया गया है। और उसके बाद में दूसरा बेसिक, मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। सपने हमें एनर्जी देते हैं, हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। तो सपनों की लिस्ट कैसे बने, और उसके साथ में प्रोस्पेक्ट की लिस्ट कैसे बने, एक लंबी लिस्ट कैसे बने जिसमें 500 लोगों के नाम हो सकते हैं, तो वो लिस्ट कैसे बने, वो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। तो देखिए, ये हमें मालूम है कि लिस्ट बनानी चाहिए, लेकिन उसका तरीका क्या है। लगभग 14-15 पॉइंट है इसमें कि लिस्ट आपको कैसे बनानी चाहिए। लिस्ट आपको एक्सेल में बनानी है, हर किसी को शामिल करना है, अच्छी इंटेंशन के साथ में लिस्ट बनानी है, यू नो और आपने परिवार को शामिल करना है लिस्ट बनाते समय। आपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में जो नंबर हैं उनको लिखना है, आपके पुराने फोटो एल्बम है उनको निकालना है, उनको देखना है, उनमें कुछ ऐसे चेहरे नजर आएंगे जिनको आप भूल गए थे, उनके नाम आपने लिखने हैं। मेमोरी जोगर टेक्निक का इसमें एक इस्तेमाल किया गया है, स्ट्रेंजर से कैसे बातचीत करनी है। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रैक्टिकल तरीके दिए गए हैं जिससे आप अपनी एक बहुत लंबी लिस्ट बना सकते हैं। अब लिस्ट बन गई, ये देखिए सिक्वेंशनल है, ये अनुक्रमिक शिक्षा है। पहले प्रोडक्ट यूज किया, फिर उसके बाद में सपनों की लिस्ट बनाई, फिर उसके बाद में हमने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाई। अब लिस्ट बन गई तो आप, मैं आपसे पूछूं कि लिस्ट बन गई तो आगे आप आगे क्या करना है, तो आपके दिमाग में आएगा जी आगे फिर इनसे बात करनी है। तो जी हाँ बिल्कुल, तो इसलिए फिर तीसरा हमारा जो इसमें टॉपिक है, तीसरा बेसिक है कॉन्टैक्ट एंड टेक अपॉइंटमेंट। उनसे कॉन्टैक्ट करना और उनसे अपॉइंटमेंट लेना, समय लेना, मिलने का समय लेना। तो ये भी एक प्रोफेशनल तरीके से किस तरीके से बातचीत करनी है। ज़्यादातर गलतियां यहाँ की होती हैं, जब हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं या खुद जुड़ते हैं तो हम उत्साहित रहते हैं, लेकिन हमें बात कैसे करनी है फ़ोन पे, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उसकी समझ नहीं होती। तो उसकी वजह से अक्सर हम उत्साह में 10 लोगों से बातचीत करते हैं और 10 के 10 लोग मना कर देते हैं, टाइम भी नहीं देते हैं। तो फिर हमें निराशा होने लग जाती है, हमें लगता है कि नहीं नहीं, मैं गलत काम में आ गया हूँ, यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं, यहाँ तो कोई टाइम ही नहीं देता है। तो फिर कहीं ना कहीं वापस हो जाते हैं। तो ये, इसका कारण सिर्फ एक है कि हमें सीखा नहीं है कि कैसे हमें अपॉइंटमेंट लेनी है प्रोफेशनल की तरह। तो एक प्रोफेशनल व्यक्ति कैसे काम करता है, एक एमेच्योर नो सीखिया व्यक्ति कैसे काम करता है, उसका डिफरेंस हमने इसमें क्रिएट किया है। और जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि जैसे फ़ोन पे आपने जो कमांड है बातचीत की वो अपने हाथ में रखनी है। अपने हाथ में रखने का मतलब ये हुआ कि आपने सामने वाले से नहीं पूछना है कि मैंने आपसे मिलना है, कब मिलूँ। आप अगर ऐसा बोलेंगे तो आपने कमांड सामने वाले को दे दी। आपने ये कहना है कि मैंने आपसे मिलना है, कल सुबह मिले या शाम को मिले। तो अभी कमांड आपके हाथ में है, सामने वाले ने दो में से एक चीज चुननी है कि वो सुबह मिलेगा या शाम को मिलेगा। वो कहता है शाम को मिल, सुबह तो बिजी हूँ शाम को मिल लेते हैं। तो आप कहें शाम को 6 बजे मिले या 7 बजे मिले।
तो दो विकल्प देने हैं। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। कुछ गोल्डन पॉइंट्स हैं अपॉइंटमेंट लेने के, तो वो पॉइंट सारे के सारे हमने विस्तार से इसमें दिए हैं। अब अपॉइंटमेंट मिल गई है, सामने वाले ने बोल दिया कि ठीक है, कल शाम को 7 बजे आप मेरे घर पे आ जाओ, हम लोग मिलेंगे। तो अब इसके बाद क्या करना है कि उसके बाद जाके हमने वहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में और प्लान के बारे में हमने बताना है, जिसको हम अभी प्रचार बोलते हैं, प्रचार अभियान। तो अब जाके हम उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करेंगे, अभियान के बारे में बातचीत करेंगे। तो इसके बारे में डिटेल से बातचीत किया गया है। जब आप बातचीत करेंगे तो किस प्रकार से आपको बातचीत करनी चाहिए, आपने अपने प्रेजेंटेशन को 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। तो वो 4 पार्ट क्या हैं, तो इसमें डिटेल में बातचीत किया है। अब आपने प्रेजेंटेशन दे दिया है, तो इसके बाद क्या, इसके बाद करना है फिर आपने फॉलोअप। फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग सेशन में जो गुरुकुल का कार्यक्रम रहता है सुबह 6:30 का, तो उसमें टीसी सर अक्सर फॉलोअप पे बातचीत करते हैं कि फॉलोअप हम में से बहुत सारे लोगों का बहुत कमज़ोर है और उसकी वजह से हमें परिणाम नहीं आते हैं। तो फॉलोअप इसमें बहुत डिटेल में और बहुत विस्तार से फॉलोअप के ऊपर मैं बातचीत की है। फॉलोअप को हम लोग क्वेश्चन हैंडलिंग भी कहते हैं। जब आप फॉलोअप के लिए जाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, वो आपसे प्रश्न पूछता है कि मतलब ये कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, ये प्रोडक्ट महंगा है, ये लीगल है या इलीगल है, मेरे पास समय नहीं है, मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं है। तो इस प्रकार के तमाम जो प्रश्न आते हैं, तो उनका सही तरीके से जवाब कैसे दिया जाए। जैसे एक तरीका हो सकता है जवाब देने का, जिसको हम बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड टेक्निक। सामने वाले ने कुछ भी बोला, तो आपने उसकी बात से सहमति जतानी है। आपने बोला है कि आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे आपने सामने वाले को प्लान दिखाया और सामने वाले ने कहा जी प्लान तो आपका ठीक है, लेकिन मेरे पास में टाइम नहीं हो, तो बहुत बिजी हूँ, सुबह घर से निकलता हूँ, रात को घर पे आता हूँ, खाने की फुर्सत नहीं है, और आप कह रहे हैं कि ये और काम कर लो, तो मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो आपने उसका कोई ये नहीं कहना कि नहीं नहीं, इस समय तो आप मैनेज कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो पहला डायलॉग आपने ये बोलना है कि आपने बिल्कुल सही कहा सर, समय की तो समस्या है, और आप जैसा जो कर्मठ व्यक्ति है, काम करने वाला व्यक्ति है, तो उसके पास में तो काम की समस्या होगी। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और जब मैं इस काम से जुड़ा तो उस समय मेरे पास में भी बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी रहता था। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं केबल के बिजनेस में था और केबल में तो सुबह से रात तक हम काम करते रहते थे, और रात को भी मैं काम करना पड़ता था। तो मुझे लगता था कि मैं तो बिल्कुल काम नहीं कर सकता। तो उस समय मेरी अपलाइन ने मुझे बोला कि अगर तुम्हें टाइम फ्रीडम चाहिए ना, अगर समय से आज़ादी चाहिए और सीरियस हैं अगर आप, तो फिर यही एक ऐसा काम है जो आपको समय से आज़ादी दिला सकता है, टाइम फ्रीडम दिला सकता है। और फिर जब मैंने इसको गहराई से समझा सर, तो फिर मुझे लगा कि टाइम फ्रीडम मुझे मिल सकती है। और आज मैं टाइम से बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे टाइम फ्रीडम मिल गई है इससे। और अगर आप भी टाइम फ्रीडम चाहते हैं तो फिर मुझे आपके 5 मिनट और चाहिए। तो ऐसा करके फील फेल्ट फाउंड एक टेक्निक है। ये टेक्निक आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ये कहता है कि नहीं ये तो सारी इलीगल चीज़ें हैं, पिरामिड स्कीम्स हैं, तो उस पर भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिटेल में फॉलोअप के चैप्टर में विस्तार से इसके बारे में बातचीत किया गया है। और सेल क्लोजिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है। एक कोटेशन इसमें लिखी है बुक में कि पुरस्कार परिणामों को मिलते हैं, प्रयासों को नहीं। पुरस्कार परिणामों को मिलते हैं, प्रयासों को नहीं। हमने प्रयास कितने किए उससे हमें परिणाम नहीं मिलेगा, उससे हमें पुरस्कार नहीं मिलेगा। पुरस्कार कब मिलेगा, हमारे पास परिणाम क्या आया उससे हमें पुरस्कार मिलेगा। तो अब तक हमने जितने भी काम किए हैं वो सारे के सारे हमारे प्रयास थे। चाहे हमने लिस्ट बनाई हो, चाहे हमने अपॉइंटमेंट लिया हो, चाहे हमने प्लान दिया हो, ये सारे प्रयास थे। किस चीज़ के प्रयास थे कि सामने वाले व्यक्ति को मैं या तो प्रोडक्ट दे दूं या उसे अपने साथ में जोड़ लूं। तो परिणाम जो आता है ना, वो फॉलोअप के टाइम पे आता है। फॉलोअप वो समय है जब आपके प्रयास परिणामों में परिवर्तित होते हैं। तो उस समय परिणामों में परिवर्तित के लिए सेल क्लोजिंग की कुछ टेक्निक्स इसमें हमने दी हैं। जैसे एक टेक्निक है बेन फ्रैंकलिन टेक्निक, वो हमने इसमें दी है। एक टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटिंग क्लोज। पर्टिकुलर एक पॉइंट को हाईलाइट करके आप सेल क्लोज करना चाहते हैं,
एक सेलिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल क्लोज। कंडीशनल क्लोज में आप ये बोलते हैं कि अगर आप आज ही ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये एक बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आज ही आप ये 2,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीद लेंगे तो उसमें हमारी टीम की तरफ से एक स्पेशल ऑफर है कि आपको हम पर्टिकुलर कोई भी एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कि ये एक डेट मैक्स हम लोग आपको फ्री दे देंगे। ये ऑफर है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, तो इसको कंडीशनल क्लोज बोलते हैं। तो ये बहुत हेल्प करती है। तो इस प्रकार से किस प्रकार की टेक्निक कहाँ पे हमने इस्तेमाल करनी है, तो ये हमने सब फॉलोअप के बारे में, फॉलोअप चैप्टर में बहुत डिटेल में इसमें बताया है। अब फॉलोअप हो गया है, फॉलोअप से सामने वाला व्यक्ति ज्वाइन कर गया है, तो ज्वाइन करने के बाद में एक सबसे बड़ी समस्या हमारे पास में रहती है, वो ये कि लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन वो काम नहीं करते। आप शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आप में से बहुत सारे लोगों की समस्या होगी। आप कहेंगे कि सर लोग तो बहुत जुड़ गए हैं लेकिन वो सामान नहीं खरीदते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सर सामान खरीदने की तो बात छोड़ ही दीजिए, आप वो फोन भी नहीं उठाते हैं। कुछ शायद ये कहेंगे कि सर आप फोन उठाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, मेरा तो नंबर ही ब्लॉक कर दिया है। तो ये समस्या कब आती है? ये समस्या तब आती है जब हम किसी व्यक्ति का प्रॉपर स्टार्टअप नहीं करवाते हैं, उसकी सही शुरुआत नहीं करवाएंगे तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। अगर आपने सही शुरुआत करवा दी तो फिर वो सामान भी खरीदेगा, फिर वो कंसिस्टेंसी में भी आएगा, फिर वो हर मीटिंग में भी आएगा, वो 1 PM में भी आएगा, वो भीलवाड़ा में एकेडमी प्रोग्राम में भी जाएगा, वो हर कहीं जाएगा। लेकिन तब होगा जब प्रॉपर स्टार्टअप होगा। तो स्टार्टअप चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट इसमें जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्टअप का है। कंप्लीट द ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्टअप विद 6 बेसिक। आप सामने वाले व्यक्ति का ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करवाइए, उसकी प्रॉपर ज्वाइनिंग करवाइए सही तरीके से। ज्वाइनिंग के समय किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो इसमें बताया गया है। और स्टार्टअप के गोल्डन पॉइंट्स हैं, कुछ वो गोल्डन पॉइंट्स इसमें डिटेल में बताए गए हैं। तो ये टोटल 8 विषय हैं इसमें। पहला विषय था विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, दूसरा विषय था सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, और 6 बेसिक्स हैं, और 7वां हम लोग बेसिक्स की इंपॉर्टेंस अगर हम लोग लगा लें तो 7 वो हो गए। टोटल 9 सब्जेक्ट हैं इसमें। तो 9 सब्जेक्ट के ऊपर में 9 अध्यायों को इसमें बांटा गया है। डिटेल में इसमें हमने बातचीत किया है। और अभी चूंकि ये बुक लॉन्च हुई है तो जो पब्लिशर हैं जिन्होंने इसको पब्लिश किया है, इनविंसिबल पब्लिशर है, काफ़ी बड़ा पब्लिशर, तो उसकी तरफ से कुछ स्पेशल ऑफर भी अवेलेबल हैं अमेजोन के ऊपर में। तो अमेजोन पे अगर आप जाएंगे तो क्या ऑफर है मुझे नहीं मालूम। और कुछ जो विजनरी लीडर हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने डायरेक्ट सेलर की सुविधा के लिए ये बुक अपने पास में मंगवा ली है। वो अपने पास में रखते हैं, अपने बैग में रखते हैं, ताकि किसी को जरूरत है तो निकाल के उसको दे दे, या कुछ पिकअप सेंटर में भी शायद आपको मिल जाएगी। तो वो भी आप प्रयास कर सकते हैं, अपने अपलाइन से भी आप संपर्क कर सकते हैं इसके बारे में। ये इस बुक के बारे में था। थोड़ा सा मैं चाहता था कि मैं आपको डिटेल से अच्छे से जानकारी दे दूं। और इस बुक के बारे में आपका कोई भी प्रश्न है और दूसरा कोई भी प्रश्न है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो एक 5 मिनट का एक हम क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रख सकते हैं। सो आप सबने हमें बहुत ध्यान से सुना, हमें मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत आभार।